हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को देखने वाले हैं। ये सारे पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें एक पूरी कंप्लीट इकोनॉमी को कवर किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ ये टोटल इसमें कुछ तकरीबन 7 पेजेस हैं, लगभग पूरे डिटेल में नोट्स इसके बनाए गए हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, जिसमें एसएससी से लेकर के बीपीएससी, साथ ही साथ और रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को आज। तो सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है वो ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका नेचर कैसा है। जैसे कि हम सभी को पता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसकी खास विशेषता ये है कि ये कृषि प्रधान है। यानी भारत की जो जनता है ना, भारत की जो पॉपुलेशन है, 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन, तकरीबन 50 से 60% पॉपुलेशन है ना, तो वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। इस वजह से भारत जो है एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो भारत की जो इकोनॉमी भी है वो एक कृषि प्रधान इकोनॉमी की तरह जानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, लेबर सरप्लस, यानी लेबर सरप्लस अर्थव्यवस्था से मुराद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लेबर की कमी नहीं है भारत में, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है कि लेबर की यहाँ पर कमी पड़ती ही नहीं है। तो लेबर हमेशा आपको यहाँ पर सरप्लस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है। आप सभी को पता है कि अगर भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय देखें ना, तो 10,000 से भी कम आपको देखने को मिलती है बिहार में। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय भी काफ़ी कम है। और बेरोजगारी तो अपने चरम सीमा पर है, आप सभी को पता है। इतनी बेरोजगारी है भारत में कि और कई देश में मुझे लगता है नहीं देखने को मिलेगी। तो अधिक बेरोजगारी और अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक डेवलपिंग कंट्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकता है कि इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। तो ये होगा कि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री बट इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया हमारा जो है, भारत जो हमारा है, वो एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है। तो एक ये अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों ने जाना। भारत की अर्थव्यवस्था, आप सभी को पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिक्स्ड इकोनॉमी को भारत ने अपनाया है, जिसमें निजी यानी प्राइवेट एवं सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट दोनों क्षेत्रों की विधानता यानी एग्जिस्टेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत में बीएसएनएल, इसका नाम तो हम सभी जानते हैं, एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की है। इसी तरह जियो और एयरटेल, ये प्राइवेट कंपनीज हैं। तो भारत में देखो, बीएसएनएल भी है सरकारी कंपनीज, और जियो और एयरटेल ये प्राइवेट कंपनीज हैं। तो दोनों मिलकर क्या है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी यानी क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से अर्थव्यवस्था है वो होती है? जो हम लोगों ने बोला कि हमारा जो इंडिया है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर देखें, अर्थव्यवस्था के अगर प्रकार की बात करें तो भारत 3 तरह के अर्थव्यवस्था होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कैपिटलिस्ट कहते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार, यानी कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें जो हो ना, इसी अर्थव्यवस्था में सारी की सारी जो है ना चीज़ें प्राइवेट कंपनी बना रही है, सरकारी कंपनी नहीं है एक भी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक कैपिटलिस्ट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका ने अपना रखा है और उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती है। तो इस तरह के इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार रहता है? निजी अधिकार रहता है, ना कि प्राइवेट, ना कि गवर्नमेंट का।
अब एक इसका उल्टा होता है कैपिटलिस्ट का बिल्कुल उल्टा समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसमें प्राइवेट कंपनियों का प्राइवेट हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। उत्पादन के साधनों पर सरकार का कोई अधिकार बिल्कुल पूरा सरकार का अधिकार रहता है। प्राइवेट सेक्टर का कोई अधिकार नहीं रहता। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एग्जांपल दूँ, तो इसमें आपको चाइना की अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगी, रसिया की अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगी, इसी तरह नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था देखने को मिल जाएगी। ये सारे के सारे जो अर्थव्यवस्था हैं आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर आते हैं, क्योंकि उसको जो सारे कंट्रोल करते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब हम लोगों ने जो भारत ने जो अपना रखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भी हम लोगों ने देखा कि ये एक इस तरह की अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक यानी सरकार दोनों क्षेत्रों के क्या करते हैं, लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो, साधन या पूंजी के हैं या फिर श्रम या फिर भूमि के आधार पर अर्थव्यवस्था को फिर बांटा गया है। एक होता है कौन सा, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी से मुराद हमारा क्या है कि बाहरी देश से किसी प्रकार का आयात या निर्यात नहीं होगा। जब 1993 से पहले भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था। 1993 में आपको पता होगा कि एलपीजी रिफॉर्म आया था, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था। उससे पहले हमारा देश जो था एक क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी था। ना किसी से इंपोर्ट होता था ना एक्सपोर्ट होता था। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मानी जाती थी पहले। इसके बाद देखो, फिर अब आगे चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय की तरफ। राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में अगर किसी ने बताया तो वो दादा भाई नौरोजी ने बताया। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, काफ़ी चर्चित किताब है उनकी, काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है, जिन्होंने इसको 1868 ईस्वी में लिखा था, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम की बात की थी। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम उन्होंने अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी की किताब को याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1949 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया था। तो उसके जस्ट बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय आय की गणना हेतु, इसका उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय आय की वापस फिर से गणना की जाए कि देश की प्रति व्यक्ति आय है कितना, नेशनल इनकम क्या है। और इसके जो अध्यक्ष जो चुने गए थे इस राष्ट्रीय आय समिति के, पीसी महालनोबिस। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या पीसी महालनोबिस का नाम सुनकर आपको और क्या याद आता है? एग्जैक्टली आपने सही कहा, पीसी महालनोबिस जो दूसरे पंचवर्षीय योजना थे उसको महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वही थे महालनोबिस साहब, जो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट जारी की वो 1951 में जारी की। 1951 में कमेटी बनी कब? 1949 ईस्वी में, स्वतंत्रता के जस्ट बाद। और दूसरी रिपोर्ट जारी की 1954 में। पहली रिपोर्ट 1951, दूसरी रिपोर्ट 1954 में। उसके बाद देखो क्या होता है, ये तो थी हमारी राष्ट्रीय आय समिति। इसके बाद बनती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO कहते हैं। अभी भी ये संगठन काम करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना होती है 1951 में। 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना होता है। इसका कार्य जो था ना, इसका भी कार्य था राष्ट्रीय आय की गणना करना। इसका कार्य भी क्या रखा, राष्ट्रीय आय की गणना करना।
तो दो हम लोगों ने समितियाँ पढ़ ली। पहली कौन सा पढ़ा? राष्ट्रीय आय समिति। दूसरी पढ़ी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखो या ना रखो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1951 में होती है। तो 1951 याद रखना है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ। अब कौन कौन सी जो विधियाँ हैं, मेथड से, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली विधि है उत्पादन विधि। अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रोडक्शन मेथड। अब देखो, प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन, अब जितने भी संसाधन हैं उस संसाधनों से कितना उत्पादन हुआ हमारा, उसको देखा जाता है। तो ये होती है उत्पादन विधि। एक होती है आय विधि, जिसे इनकम मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। अब हमारे देश में जितने भी संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों से कितनी आय हमें प्राप्त हो रही है, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देश की राष्ट्रीय आय गणना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, कितने रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस से हम लोगों ने कितना पैसा जनरेट किया, कितनी इनकम जनरेट की, उससे आय निकाली जा सकती है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा उत्पादन विधि, जिसे प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। इसमें रिसोर्सेज द्वारा अंतिम उत्पाद कितना बना, वो इससे इनकम थे, है ना। और थर्ड नंबर में है हमारा व्यय विधि, जिसे एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड में देखो क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि समस्त उपभोग या फिर व्यय, कितना उपभोग किया गया, कितना कंज्यूम किया गया, कंजप्शन, और कितना खर्च किया गया, एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हुआ और कितना बनाया गया, कंज्यूम किया गया, उपभोग किया गया। इन दोनों का जब योग करते हैं ना, तो इस तरह की विधि को व्यय विधि कहते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की कितनी विधियां हैं। तो अभी हम लोगों ने तीन विधियों को डिस्कस किया, जिसमें उत्पादन विधि, प्रोडक्शन मेथड, आय विधि, इनकम मेथड, और व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर। सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अगर किसी ने क्या नाम है पता लगाया, तो दादा भाई नौरोजी थे। पहली समिति थी राष्ट्रीय आय की समिति, 1949 में बनी थी, और इनके अध्यक्ष थे महान लोबिस। CSO की स्थापना 1951 में हुई, और राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ तीन पढ़े, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब चलते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले तो अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। हम लोग GDP के बारे में हर दिन सुनते हैं कि हमारे देश की GDP इतनी हो गई, हमारे देश की GDP इतनी बढ़ चुकी है। तो आखिर ये GDP क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसी तरह एक GNP होता है और एक होता है NNP। GDP जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इसी तरह GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और NNP को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब चलते हैं, इसको बारी बारी से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक नोट करके यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है देखिए, कि नोट राष्ट्रीय आय की गणना, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देखो CSO यानी अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस नेशनल NSSO, ये दोनों मिलकर NSO का गठन होता है। चलते हैं आगे। तो अब हम लोग बारी बारी से GDP, GNP और NNP को देखते हैं। चलिए बारी बारी से इन सबको देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा GDP, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा, अब भौगोलिक सीमा तो आप सभी को पता है, जैसे भारत देश की भौगोलिक सीमा, तो जैसे भारत देश से 7 राज्यों से अपना बॉर्डर टच करता है, तो वो भौगोलिक सीमा होगी। तो किसी देश की भौगोलिक सीमा ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर कब, कौन से, कहाँ से कब तक होती है? तो फाइनेंशियल ईयर जो होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का
कुल मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। जैसे ये हमारा भारत देश है, तो ये हमारा भारत देश है, तो समझ लीजिए भारत देश है। ओके, इस देश के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जितने भी प्रोडक्ट उत्पादन होंगे वो सभी के सभी जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट होंगे। अब देखते हैं आगे। जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज कैसे है, किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बताता है। यानी जीडीपी में जो है ना, जो वार्षिक तौर पर, यानी जो एनुअली जो प्रतिशत परिवर्तन होता है ना, जो परसेंटेज चेंज होता है ना, वही हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बताता है। नहीं बोलते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 7.5% से बढ़ गई है, हमारी अर्थव्यवस्था 6.4% से बढ़ गई है। तो ये क्या बताता है? ये जीडीपी में जो है ना परसेंटेज चेंज होता है ना, वही बताता है कि अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी स्लो हो रही है, कितनी घट गई है, कितनी बढ़ गई है। तो ये सब हमें जीडीपी से ही पता चलता है। अब देखते हैं जीडीपी के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देश के अंदर उत्पादित सभी माल, अंतिम उत्पाद, वही जीडीपी होता है। देश की बाउंड्री के अंदर और उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर होना चाहिए, है ना। जैसे फाइनेंशियल ईयर भी आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? किसी देश के नागरिक, अब नागरिकों से, वहाँ पर देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री था, लेकिन यहाँ पर जो देखो हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर नागरिकों को हाईलाइट किया गया है। देश के अंदर हो, नागरिक अगर देश के अंदर हो तो भी, या फिर देश के बाहर हो, दोनों एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, वो जीएनपी होता है। अब देखो जीएनपी में क्या होता है कि देश के अंदर की चीज़ें तो है ही, देश के अंदर की चीज़ें तो होगी ही, लेकिन जो विदेश से अर्जित जो शुद्ध आय होता है ना, उसको भी जोड़ा जाता है, तब जाके हमारा क्या बनता है? जीएनपी बनता है। एक मैं साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका कोई भाई होगा जो सऊदी अरब में रहता है। जो सऊदी अरब में रहता है वो तो है तो हमारा हिंदुस्तान का ही नागरिक ना, वो पैसे कमा के हिंदुस्तान ही भेजेगा ना। तो हिंदुस्तान ही भेजेगा तो उसके पैसों को भी, उसके उत्पाद को भी, प्रोडक्ट को भी जीएनपी में काउंट करेंगे। तो ये होता है जीएनपी। देश के बाहर है, बाउंड्री के बाहर है, लेकिन फिर भी उसको काउंट करेंगे, तो वो होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी प्लस विदेश से अर्जित शुद्ध आय। तो ये जीएनपी के अंदर आता है। तो यहाँ पर एक और फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एक्स। अब ये एक्स क्या है? एक्स जो हो सकता है इम्पोर्ट हो सकता है, एम क्या है? एक्सपोर्ट हो सकता है, राइट। तो विदेश से अर्जित शुद्ध आय, शुद्ध आय से मतलब क्या मुराद है हमारा? विदेश में पैसे आते भी हैं और कुछ विदेश जाते भी हैं, राइट। तो जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो वो नेट इनकम हो जाती है। तो जीएनपी में हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया, एक्स जो है, एक्स देश के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम जो है विदेशी द्वारा देश में अर्जित आय। जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर पैसे कमा रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं, तो उसको तो जोड़ेंगे हम लोग। लेकिन अगर कोई दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर पैसे कमा रहे हैं और अपने देश में भेज रहे हैं, तो उसको तो माइनस करेंगे ना। तो वही है यहाँ पर, ये एम जो माइनस किया हुआ है ना, ये एम है हमारे देश में दूसरे देश के लोग उत्पाद क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया। तो इस तरह से निकलता है नेट इनकम। जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस देश विदेशों से अर्जित आय माइनस हमारे देश में विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा देते हैं। इसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से, जीएनपी पढ़ा हम लोगों ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से में से मूल्य ह्रास। अब देखो मूल्य ह्रास क्या होता है? डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बाइक खरीदी, आपने क्या खरीदी? एक बाइक खरीदी, समझ लीजिए 40,000 रुपये की खरीदी। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान के चलिए 4,000 रुपये की खरीदी। ओके,
क्या आज आपने जो बाइक खरीदी 2 साल बाद भी क्या ये इसका मूल्य 4,000 रुपये रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मूल्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। शायद 2,000 रुपये हो जाए। तो ये 2,000 रुपये जो हुए, ये क्या था? ये किस वजह से घटा? ये डिप्रिसिएशन की वजह से, ये ह्रास की वजह से मूल्य ह्रास हो गया इसका। तो इसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो मूल्यह्रास, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को जब हटा देंगे तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। काफ़ी आसान वर्ड थे ये, काफ़ी आसान चीज़ें थी ये चीज़ें कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीडीपी, जीडीपी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि देश के बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें उत्पादित होंगी एक फाइनेंशियल ईयर में, वो जीडीपी कहलाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होगा? देश के अंदर तो अर्जित आय या उत्पादित माल तो होगा ही, साथ ही साथ विदेशों में जो हमारे देश के नागरिक रहते हैं उनके द्वारा उत्पादित सभी माल या आय को, शुद्ध आय को प्लस करेंगे और विदेशियों द्वारा हमारे देश में अर्जित आय, हमारे देश में जो रहकर अर्जित आय ले रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके आय को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जीएनपी आ जाएगा। इसके बाद आता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जीएनपी, जो कि हम लोगों ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, जिसमें जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय प्लस माइनस आय था, वो जीएनपी था। तो एनएनपी इक्वल टू हो जाएगा जीएनपी से जब हम लोग मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय जो है, इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो देखो, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास डिवाइड बाय जब हम लोग कुल जनसंख्या से कर देंगे तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो ये प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला काफ़ी आसान है। नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि, ग्रोथ का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो वो डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, यानी वो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग कहलाती है। जैसे अमेरिका, यूएसए जिसे अमेरिका बोलते हैं, इसी तरह चाइना भी। इसके साथ साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, उसकी भी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी अच्छी है इंडिया से। इसी तरह किसी भी देश का जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल को अगर हमें जानना है तो उसके प्रति व्यक्ति आय के जरिए हम लोग जान सकते हैं कि उस देश का लाइफ स्टाइल कैसा होगा। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो उस देश की लाइफ स्टाइल भी अच्छी होगी। जैसे हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी कम है तो देश की लाइफ स्टाइल भी आपको दिख ही रही होगी कि कैसी हमारे देश में लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है। अब चलते हैं, देखिए, अगर हम लोग बात करें प्रति व्यक्ति आय में कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में किस किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है, गोवा की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद है सिक्किम, फिर है दिल्ली। तो ये टॉप 3 राज्य हैं जो कि प्रति व्यक्ति आय के आगे में काफ़ी आगे हैं। अब सबसे कम देखें, एज यूजुअल हम सभी को पता है कि अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसी राज्य की है तो वो बिहार की है। इसके बाद यूपी की और इसके बाद झारखंड की है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय बिहार यानी हम लोगों से आगे हैं। तो आपने देखा कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा, उसके बाद सिक्किम, फिर दिल्ली, और सबसे कम की बात करें तो बिहार,
देन सेकंड पे यूपी और थर्ड पे झारखंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? प्रति व्यक्ति आय जिसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, पीसीआई लिख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम, एनएनपी डिवाइड बाय क्या था? टोटल पॉपुलेशन, टीपी। तो इस तरह से हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। पर कैपिटा इनकम जो है देश के आर्थिक स्थिति को बताता है, उसकी लाइफ स्टाइल को बताता है। अगर भारत में बात करें तो सबसे टॉप राज्य में अगर बात करें तो पहला राज्य गोवा है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी उच्च है, सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद सिक्किम है और थर्ड नंबर पे दिल्ली है। सबसे कम में बिहार, उसके बाद यूपी है, फिर झारखंड है। अब देखिए, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। तो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। जीडीपी जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या माना गया है? 2011-12 माना गया है। जीडीपी के लिए जो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है किस बेस ईयर को मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो 2011-12 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट जोड़ना चाहूँगा। अभी जो बेस ईयर माना जाता है करंट में 2022-23 कर दिया गया है, 2022-23। तो ये भी याद रख सकते हैं 2011-12, लेकिन अभी जो है 2022-23 को बेस ईयर कर दिया गया है। औद्योगिक वर्गीकरण, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। अब इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के आधार पर भी इकोनॉमिक्स को कई हिस्सों में बांटा गया है। वैसे मेनली 3 हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन फिर भी अभी हो सके तो हम लोग 5 हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जिसे औद्योगिक वर्गीकरण कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी को 3 हिस्सों में बांटा गया है मेनली, लेकिन 5 हिस्सों के बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहला हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होते हैं? वे उत्पादन इकाइयाँ हैं। प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी इकाइयाँ हैं ना, वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। जैसे हम लोग गन्ना उगाते हैं तो ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। अंडे जो कि मुर्गी फार्म चलाते हैं तो वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। तो ये सारे के सारे, जैसे खनन हो गया, माइनिंग करते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर आएगा। यानी ये प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ों का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी चीज़ों को प्रोडक्ट उपजाते हैं, तो वो आपके किसके अंदर आएंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। वानिकी, पशुपालन, खनिज निकालना जिसे माइनिंग कहते हैं, सभी के सभी चीज़ें प्राथमिक सेक्टर के अंदर आएगी। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? इसमें जो कच्चा माल जो है ना, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर हम लोग को चीनी बनाना है तो चीनी बनाने के लिए क्या डायरेक्ट चीनी बन जाएगा? ऐसे गन्ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गन्ना क्या था? प्राथमिक सेक्टर की चीज़ थी ना, उसको हम लोगों ने उपजाया था ना तो वो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ थी। तो वो हम लोगों ने कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से लिया और उत्पादन इकाइयों से हम लोगों ने उसको इंडस्ट्रीज लगाकर एक उसको अच्छी चीज़ में तब्दील कर दिया। तो वे उत्पादन इकाइयाँ जो एक प्रकार की वस्तु में दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती है, तो वही द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कारखाने हो गए, विनिर्माण हो गए, बिजली उत्पादन हो गया, जल आपूर्ति आदि, ये सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र होते हैं। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा आती है ना इसमें। तो द्वितीयक क्षेत्र को इंडस्ट्री सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर को कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी। थर्ड नंबर पे देखते हैं, ये तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसे टर्सरी सेक्टर भी नाम जानते हैं, टर्सरी सेक्टर के नाम से। टर्सरी सेक्टर में देखो क्या है, इसका अन्य नाम क्या है? सेवा क्षेत्र भी है। पहले वाले को क्या बोले? कृषि क्षेत्र बोले प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोले। तो तृतीय क्षेत्र का नाम, दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र या फिर सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होती है कि ये उत्पादन इकाइयों को जो सेवाएं उत्पादन करती है, यानी जैसे
आपने गन्ना तो बना लिया, अब इसको बेचने के लिए तो आपको तो किसी चीज़ों की ज़रूरत होगी ना, इसको बाज़ार में लेके जाना है, बाज़ार में जाके बेचना है, तो ये सर्विस दे रहे हैं। तो ये सर्विस जो होती है ये तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है, टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है। जैसे अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो क्या मैं कुछ उत्पाद क्रिएट कर रहा हूँ क्या? नहीं। क्या इसको छू सकते हैं आप? नहीं। तो ये क्या है, सर्विसेज जितने भी हैं वो सभी के सभी टर्सरी सेक्टर के अंदर, तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। जैसे परिवहन हो गया, चीनी बना लिया गन्ना से, परिवहन करना है। व्यापार हो गया, जैसे अभी आपको बताया, शिक्षा हो गई, होटल हो गए, हॉस्पिटल, सरकारी प्रशासन, ये सभी के सभी क्या हैं, सर्विस दे रहे हैं हमें। तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। भारत में आर्थिक सुधार, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि आर्थिक सुधार के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1991 में अपनाई गई। 1991 में क्या होता है, नई आर्थिक नीति सुधार आती है। 1991 में मुख्य रणनीति क्या थी, एलपीजी। एलपीजी के बारे में अभी आपको जिक्र किया था थोड़ा। एलपीजी में क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी में देखो क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो एलपीजी जो रिफॉर्म आया था ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बगैर नहीं आता। उस वक्त ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम की बात करें, 1991 में पीएम पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे। उस वक्त ही एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, जिसे आर्थिक सुधार बोलते हैं, नई आर्थिक सुधार, न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म। ओके, तो इसके जनक जो माने जाते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। हाँ, अब देखते हैं स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान। सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कौन था, एक्चुअली इसमें कौन थे, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। 1 मिनट, 1 मिनट, ये पेन कहीं खो गया है, मैं लेके आता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, मिल गया पेन हमारा। तो हम लोग यहाँ पर थे कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1868 में, राइट। तो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब भी लिखी थी, कौन सी किताब लिखी थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने शुरुआत में भी वो किताब का जिक्र किया था। स्वतंत्रता से पूर्व वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की है, वी राव ने की है, 1931 से 1932 के बीच। अगर बोले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसने किया है, तो इनका नाम याद रखिएगा, राव। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है वैसे। राव, विजेंद्र कस्तूरी रंगा, वरदाराज राव, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1931-32 में की थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी यानी शब्दावली को देख लेते हैं। कुछ शब्दावली यहाँ पर दी हुई है कि इनका मतलब क्या होता है। तो अवमूल्य यानी डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या होता है, यानी विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम करना। जब जानबूझकर हम लोग अपने स्वदेशी मुद्रा का मूल्य कम कर देते हैं तो उसको डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, आयात बहुत कम करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, इससे एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करेंगे, आयात कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, आयात कम होगा। जब हम लोग अवमूल्यन कर देंगे, डिवैल्यूएशन कर देंगे, तो हमारे देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और आयात यानी इंपोर्ट कम होगा। तो ये उद्देश्य होता है डिवैल्यूएशन करने का। इसके बाद आती है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में बेसिकली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। नहीं बोलते यार इन्फ्लेशन बहुत चल रहा है, अभी देख रहे हो आलू की कीमत कितनी बढ़ गई है, देख रहे हो टमाटर 100 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है, मुद्रास्फीति की वजह से होता है। आलू के दाम बढ़ जाने, टमाटर के दाम बढ़ गए, रुपये का मूल्य घट गया, महंगाई बढ़ गई, ये होते हैं इन्फ्लेशन। इसके बाद होता है
सामान्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक, लेकिन अधिक वृद्धि हानिकारक। अगर थोड़ा इन्फ्लेशन होता है तो वो इकोनॉमी के लिए सही माना जाता है, लेकिन कुछ अधिक ही इन्फ्लेशन हो गया तो वो हानिकारक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान, बेकार का पाकिस्तान, है ना। तो अभी आप लोगों ने वहाँ पर देखा होगा क्या हुआ था वहाँ पर। आटे के दाम इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। तो क्या हो गया है वहाँ पर, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। तो इन्फ्लेशन पड़ा, डिवैल्यूएशन देखा। अब होता है डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। इन्फ्लेशन का उल्टा मंदी। मंदी क्या होती है, बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतों में वस्तुओं की गिरावट आ जाती है। यानी बाजार में पैसे ही नहीं है, अब मंदी आ गई है। उत्पादन व व्यापार कम हो गया है, उत्पादन भी कम हो गया है, व्यापार भी कम हो गया है। तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। बाजार में मुद्रा की जब कमी हो जाती है तो उसको डिफ्लेशन बोलते हैं, यानी मंदी आ गई है। ये बोलते हैं यार बाजार में तो मंदी चल रही है, अभी तो मंदी चल रही है, बोलते हैं ना। तो वही होता है मंदी, यानी क्या होता है, मुद्रा की कमी हो गई है, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट हो गई है, वस्तुओं की कमी हो गई है, उत्पादन भी कम हो रहा है, व्यापार भी कम हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा है, तो उसे डिफ्लेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। एक वर्ड होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जब इन्फ्लेशन एवं डिफ्लेशन एक साथ हो। अब क्या होगा देखो, इन्फ्लेशन भी है, डिफ्लेशन भी है, जब दोनों एक साथ हो गया, दोनों टकरा गया, तो स्टैगफ्लेशन होता है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब दोनों एक साथ आ जाए तो उसे हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसके बाद होती है डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति क्या होती है, जब इन्फ्लेशन पर नियंत्रण के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना। अब देखो, अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, तब उसको नियंत्रण भी तो करना है ना। तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग डिसइन्फ्लेशन करते हैं, यानी जानबूझकर डिफ्लेशन लेके आ जाते हैं। डिफ्लेशन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, मंदी आ जाती है तो जानबूझकर हम लोग डिफ्लेशन लेके आ जाते हैं। इसी तरह रिफ्लेशन, मुद्रा स्फीति, इसका उल्टा हो जाएगा, डिफ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना। काफ़ी आसान वर्ड थे, टर्म्स थे ये। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन लेके आएंगे जानबूझकर। रिफ्लेशन में क्या होगा, जानबूझकर डिफ्लेशन लेके आएंगे, इन्फ्लेशन लेके आएंगे, सॉरी। तो ये कुछ वर्ड थे, टर्म थे, डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब देखते हैं आर्थिक नियोजन, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। योजना आयोग के बारे में देखेंगे अभी हम लोग। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में देख लेते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना होती है ना, वो 15 मार्च 1950 को होती है। 15 मार्च 1950, ये वर्ड आप लोग याद रख लीजिए पूरा, कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। नियोगी समिति के सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, नियोगी समिति के सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। नियोगी समिति के सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। योजना आयोग की स्थापना होती है। अच्छा, योजना आयोग क्या कोई संवैधानिक है क्या, संविधान में इसका जिक्र है? नहीं, ये जो है एक गैर संविधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है कि प्लानिंग कमीशन बनाना है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, जब 1950 में बना है, 15 मार्च 1950 में बना है, तो उस वक्त प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो वो गुलजारी लाल नंदा थे। तो इस तरह से प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। नियोगी समिति की सिफारिश पर होती है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है।
अब इसके हम लोग देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाएँ कुछ आया करती थी। तो इससे पहले पंचवर्षीय योजना से पहले एक और हमें काउंसिल देखने को मिलती है, परिषद देखने को मिलती है, जिसे बोलते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका गठन जो होता है ना 6 अगस्त 1952 को होता है। क्योंकि देखो प्लानिंग कमीशन में जो है ना सेंट्रल का पास पावर ज़्यादा थी, सेंट्रली सिर्फ हर चीज़ पे डिसीजन लिया जा रहा था। तो स्टेट वाले बोले तो क्या हम लोग क्या बाबा जी का ठुल्लू बजाए। तो इसीलिए हाँ, तो एनडीसी का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952। तो उसका तो याद है ना, नेशनल कमीशन का इसका प्लानिंग कमीशन का कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। तो इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है। इसका काम क्या होता है, योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका सुनिश्चित करना। अब इसमें राज्यों को भी भूमिका दी जाती है, राज्य की मुख्यमंत्रियों को भी इस मीटिंग में शामिल किया जाता है। यह भी संविधान उत्तर यानी संवैधानिक निकाय नहीं है, यह भी गैर संवैधानिक है। इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको एनडीसी बनाना ही होगा। इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर कार्य की बात करें तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना है। तो योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन जो योजना बनाएगा उस पर ये लोग डिबेट करेंगे, बातें करेंगे, कौन सी चीज़ें अच्छी है, किसको रखना चाहिए, और लास्ट में उसका अंतिम रूप देंगे। तो ये काम होता है एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसकी स्थापना होती है अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952। डेट याद रख लीजिएगा, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना होती है। अब हम लोग एक एक करके जितने भी क्या है प्लानिंग पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको देख लेते हैं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो आज हम लोग पंचवर्षीय योजना तक कंप्लीट करके इस लेक्चर को दी एंड कर देंगे। ओके। तो और लगभग 15 से 20 मिनट की 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। तो देखो योजना योजना प्लानिंग कमीशन की ओर से आया जाता है ना। योजनाएं 1 साल के लिए 5 साल के लिए बनाई जाती है पंचवर्षीय योजनाएं। तो यहाँ पर ये योजना है, ये मॉडल है। कौन सा मॉडल इसको कहा जाता था, प्राथमिक कौन से क्षेत्र में इसको काम करने के लिए इस योजना का उद्देश्य था। सबसे पहला जो आता है क्या नाम है, पहली पंचवर्षीय योजना आती है 1951 से लेके 1956 तक। इस कमीशन को बोलते हैं हैरोल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं। प्रथम ये पंचवर्षीय योजना को हैरोल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य रहता है ना, कृषि में ध्यान देना, सिंचाई में ध्यान देना, विद्युत पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया, दामादोर घाटी परियोजना बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक बनाई गई थी। ये काफ़ी सफल भी रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में रही। इसको पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल जो मैंने आपको बताया था ना, सीएसओ की जिसने स्थापना की, सीएसओ नहीं, जो इसके ये थे, क्या थे, अध्यक्ष थे। हाँ, तो क्या नाम है उसका, पृथ्वी सीएसओ से पहले तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, है ना। तो ये मॉडल आता है, द्वितीय मॉडल 1956 से लेकर 1961 के बीच में होता है, पीसी महालनोबिस मॉडल। इसमें देखो भारी उद्योग, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम दिया जाता है। राउरकेला ओडिशा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और इस्पात संयंत्र बनाए जाते हैं। राउरकेला हो गया, भिलाई भिलाई रसिया की मदद से बनाते हैं, दुर्गापुर यूके की मदद से बनाते हैं, राउरकेला जर्मनी की मदद से बनाया जाता है। ये इस्पात केंद्र बनाए जाते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना इसको 1961 से लेकर 1966 तक चलाया जाता है। इसको एससी चक्रवर्ती मॉडल भी बोलते हैं। इसमें जो देखो आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्त पर जोर दिया गया। ये असफल था क्योंकि चीन युद्ध हो गया था ना, चीन का युद्ध हुआ 1962 में, पाकिस्तान का 1965 में, 65 से युद्ध लड़ना पड़ा था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारा फेल हो गया था, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था ये युद्ध की वजह से।
तो तृतीय पंचवर्षीय योजना तो हमारा फेल हो गया। इसमें हम लोगों ने किस पे केंद्रित किया था? आत्मनिर्भरता पर, कि हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, स्वतः स्फूर्ति पर, लेकिन फेल हो गए। कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर खड़े होंगे। अब चौथी पंचवर्षीय योजना सीधी आती है 1969 में। ये बीच में गैप था ना, बीच में गैप है, देखिए 1961 या 1966, 66 के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, उसमें गैप आ गया था कुछ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। इसको अशोक रुद्र मॉडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ पहला और दूसरा मॉडल याद रखना था। ये आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। इसमें आत्मनिर्भरता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ विकास चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि आत्मनिर्भरता लाएंगे और स्थिरता के साथ विकास करेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ये, 1969 से 1974 के बीच में लाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें 1974 से 1978 के बीच में, डीपी धर इसके मॉडल का नाम था। इसमें गरीबी उन्मूलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी याद रखना है, आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना का भी याद रखना है, गरीबी उन्मूलन। पहली बार एग्जाम में पूछा जाएगा, पहली बार गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी उन्मूलन का जिक्र किया गया था। एक वर्ष पहले ये योजना समाप्त हो गई, 1974 से 1978 में ही खत्म हो गई। वैसे कायदे में तो 1979 में खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन एक वर्ष पहले ही इसको खत्म हो गया था। तो गरीबी उन्मूलन को पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार जिक्र किया गया। उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। किस पंचवर्षीय योजना में? तो छठी पंचवर्षीय योजना में बात की गई, गरीबी निवारण करेंगे और रोजगार देंगे। उसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इसमें क्या होता है? भोजन, काम और उत्पादकता पर बल दिया गया सातवीं पंचवर्षीय योजना पर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, डब्ल्यू मिलर मॉडल के नाम से जाना जाता है इसको, और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद आती है नौवीं पंचवर्षीय योजना, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास को अपनाया गया था? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक आई थी। इस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसका भी यही उद्देश्य था, सेम, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना। कोई उद्देश्य में चेंज नहीं हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। इसमें क्या था? तीव्र और समावेशी इंक्लूसिव, समावेशी विकास, तीव्र और समावेशी विकास। ये भी पूछा गया एग्जाम में है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में तीव्र और समावेशी विकास का जिक्र किया गया है? तो वो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, और ये आखिरी नोट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके दूसरी कमीशन बनाया गया था, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, 2012 से लेकर 2017 तक थी, लेकिन 2017 से पहले ही 2015 में ही ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि जनवरी 2015 में नीति आयोग आ जाता है ना। तो इसका क्या उद्देश्य था? तीव्र धारणीय, सस्टेनेबल एवं आर्थिक समावेशी विकास था। तो ये थी टोटल 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।